जो है वो क्या है कि कुछ राइट ग्रांट किए गए हैं स्टेट की तरफ से। जैसे हमारा आइन है उसमें भी कुछ लीगल राइट्स दिए गए हैं। कहाँ से लेके आर्टिकल 8 से लेके 28 तक डिफरेंट तरह के जो है वो लीगल राइट्स प्रोवाइड किए गए हैं। मतलब क्या कि कैसे राइट होते हैं लीगल राइट्स, ऐसे राइट कि एक बंदा एक स्टेट के अंदर रह रहा है तो उसको मतलब ये आज़ादी दी जाती है कि वो अपनी मर्जी के साथ जो है वो फ्रीली जो है वो स्टेट में रह सके। मतलब आर्टिकल 9 जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 का कहता है, वो कहता है कि हर एक पर्सन की जो लाइबिलिटी है, उसकी लाइफ है, उसको प्रोटेक्ट किया जाएगा। इसके अलावा हर बंदे को जो उसका मज़हब होगा उसकी इजाज़त होगी। इसी तरह से इसमें और भी ये ऐड किया गया है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, क्या लीगल राइट होगा, कोई भी बंदा असम्बली बना सकता है, अपनी राय को जाहिर कर सकता है, लेकिन साथ में उन पर रिस्ट्रिक्शन भी हैं। तो ये होते हैं लीगल राइट्स। लीगल राइट्स क्या हुए कि जो कानून ने वाजे करके लोगों को बता दिए राइट कि ये तुम्हारे राइट है, तो उनको सब ने वायोलेट करना है। अगर कोई उन लॉ के अगेंस्ट जाता है तो फिर कानून क्या करता है कि उनको पनिश भी करता है। ठीक है, तो ये हमारे जो लीगल राइट्स है वो मैंने आपको बता दिया। अब यहाँ पे हम सबसे पहले राइट को समझते हैं। राइट क्या होता है? राइट ये है किसी का हक। ठीक है, जैसे मेरे पास जो है मेरा सेल फोन है, तो मेरे सेल फोन पे मेरा राइट होगा। अगर उसे कोई मुझसे छीन लेता है तो ये मेरे राइट से इन्फ्रिंज करने की कोशिश की गई, तो फिर उसको क्या होगा, लॉ के तहत सजा होगी। अब जो भी मेरी मलकियत है जिस चीज़ पे भी, वो उसके ऊपर मेरा लीगल राइट होगा। और अगर कोई दूसरा मुझसे उस चीज़ को छीनने की कोशिश करेगा तो उसने लॉ को वायोलेट किया। ठीक है, तो लीगल राइट्स ये होते हैं। अब हम बात कर लेते हैं फंडामेंटल और नेचुरल राइट्स की। फंडामेंटल राइट्स क्या होते हैं? मतलब लीगल राइट्स को फर्दर आगे दो गाइड में डिवाइड किया गया है। एक होता है लीगल राइट्स और दूसरे होते हैं फंडामेंटल राइट्स होते हैं और नेचुरल राइट्स होते हैं। अब फंडामेंटल राइट्स कौन से होते हैं? फंडामेंटल राइट्स जो आइन में दर्ज है, ठीक है, किसी के कानून में जो दर्ज किए गए हैं उनको हम कहते हैं फंडामेंटल राइट्स, जो 8 से लेकर 28 तक हो गए। नेचुरल राइट्स होते हैं जो कि नेचर की तरफ से ग्रांटेड किए होते हैं। जैसे आपने LLB पार्ट 1 में पढ़ा होगा कि वो जो था UDHR, ठीक है, वो चार्टर था पूरा, यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट। तो वो सब स्टेट के लिए, पूरी दुनिया में जितनी भी स्टेट्स हैं जो यूनाइटेड नेशन की मेंबर्स हैं, उन सब के लिए वो जो लॉ होगा वो सेम होगा। अब यहाँ पे पढ़ते हैं हम लीगल राइट्स का जो इंट्रो उसमें लिखा है। इंट्रो यानी प्रीलिमिनरी लाइंस आपने लिखना है। देयर कैन बी नो ड्यूटी विदाउट अ राइट। कह रहा है कि क्या होता है कि कोई भी ड्यूटी नहीं है राइट के बगैर। मतलब क्या कि इसका लाइन का ये मतलब है कि जैसे जैसे इंसान के ऊपर ये बताया गया ना कि उसके राइट वाजे कर दिए गए हैं, तो साथ में ये भी वाजे कर दिया जाता है कि इस बंदे की भी ये ड्यूटी है कि अगर तो मतलब उसको कहा जाता है ना कि तुमने अपने जो है घर का वो ख्याल रख, इसके घर है एक बंदे का, तो कोई और बंदा इसके घर में जा नहीं सकता। तो इसी तरह से बाकी लोगों को भी बाउंड किया जा रहा है कि उसके घर नहीं जाना। उस बंदे को भी कहा जाएगा कि तुम्हारे घर अगर कोई नहीं आ सकता तो तुम भी किसी की इजाज़त के बगैर उसके घर नहीं जा सकते। अगर तुम्हारी चीज़ को लॉ के तहत जो है प्रोटेक्ट किया गया है तो तुम भी दूसरों की चीज़ को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। मतलब जैसे अगर आप अपने स्टेट को देखते हो तो स्टेट क्या करती है, आप अपने सिटीजन को एजुकेशन प्रोवाइड करती है। अब स्टेट आगे से क्या रिक्वायर करती है अपने सिटीजन से कि अगर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं तो आपका भी फर्ज बनता है कि स्टेट के जो टैक्सेस हैं उनको पूरा करो, स्टेट के प्रोग्रेस के लिए काम करो। ये हो गई ड्यूटी सिटीजन्स की। ठीक है, राइट क्या हो गया? राइट उनकी एजुकेशन होगी। और ड्यूटी क्या होगी कि स्टेट की प्रोग्रेस के लिए काम करना है और स्टेट के जो रूल्स बनाए गए हैं उनको फॉलो करना है, टैक्सेस पे करने हैं। According to Herbert, a right is one person capacity of obliging their to others to do or forbear by means not of his own strength but by the strength of third party। अब यहाँ पे क्या किया गया है कि हर्बर्ट कहते हैं कि राइट क्या होता है, किसी पर्सन का एक कैपेसिटी है कि वो उसने उन राइट को क्या करना है, फॉलो करना है। हम सिंपल मायनों में अगर कहता है कि राइट्स क्या होते हैं कि एक बंदे की ओब्लिगेशन है, एक जिम्मेदारी है कि इनको मैंने पूरा करना है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बताया अभी कि अगर एक बंदे को मतलब उसका राइट बन जाता है तो बाकी सारे उसका पूरा कर रहे हैं राइट, तो उस बंदे की भी ड्यूटी है कि उन सबके राइट्स को भी वो पूरा करे। अब नेक्स्ट पेज पे चलते हैं हम। नेक्स्ट इसमें डेफिनेशन ऑफ लीगल राइट्स बताई हुई है। डेफिनेशन को एक्सप्लेन करने से पहले मीनिंग मैं आपको बताती हूँ, वो आप लोग नोट कर लीजिएगा। मीनिंग जो है वो ये है राइट के, राइट इज अ प्रिविलेज और इम्यूनिटी ग्रांटेड बाय स्टेट।
मतलब कि है कि हर स्टेट क्या करती है, अपने शहरियों को कुछ राइट ग्रांट करती है, मतलब कुछ प्रिविलेज देती है कि वो इस रियासत के अंदर रहते हुए आज़ादाना तौर पे उन प्रिविलेजेस का जो है वो फ़ायदा उठा सके। मतलब हर स्टेट के लीगल राइट्स डिफरेंट तरह के होते हैं, जो फंडामेंटल राइट्स आइन के अंदर दर्ज होते हैं हर स्टेट के डिफरेंट होते हैं, लेकिन उनमें से जो है वो सिमिलर भी बड़े होते हैं, कहीं कहीं पे वो डिफरेंट होते हैं। मतलब आप देखो कि हर इंसान का ये राइट है कि उसकी एक फैमिली हो, उसके बच्चे हों, उस मतलब हर एक इंसान का राइट है कि उसकी लाइफ को प्रोटेक्ट किया जाए। तो ये हर एक कॉन्स्टिट्यूशन में दर्ज है। अब किसी कॉन्स्टिट्यूशन में जो है वो मतलब इस्लाम जो है उसको प्रिवल किया जाता है, मिनॉरिटीज़ यहाँ पे कौन सी है, हिंदू सिख है, उन पे टैक्सेस लागू नहीं है। तो यहाँ पे टैक्सेस पाकिस्तान में किन पे लागू हैं, मुसलमानों पे। तो दूसरे मज़ाहब के लोगों पे टैक्सेस लागू नहीं है, जो रिलीजन के रिलेटेड होते हैं, मज़हब के रिलेटेड। अब दूसरे किसी मुल्क में अगर वो रह रहे हो जहाँ पे मतलब क्रिश्चियन ज़्यादा है, तो वो वहाँ पे टैक्सेस पे कर रहे होंगे, ठीक है, वहाँ पे वो मिनॉरिटीज़ में नहीं होंगे। तो ये लीगल राइट कहीं कहीं पे थोड़े से डिफरेंट भी होते हैं। सिंपल इसके मीनिंग क्या हुए, राइट इज़ अ प्रिविलेज और इम्यूनिटीज ग्रांटेड बाय द स्टेट। मतलब कुछ प्रिविलेज होती हैं, कुछ इम्यूनिटीज़ होती हैं, किसने दी होती हैं, स्टेट ने। स्टेट क्या, रियासत, रियासत क्या, कंट्री, कंट्री यानी हमारा जैसे पाकिस्तान है। अब डेफिनेशन देखते हैं इसकी। अकॉर्डिंग टू ग्रे है, अ लीगल इज दैट पावर्स विच अ मैन हैज टू टेक अ पर्सन डू और रिफ्रेन फ्रॉम डूइंग अ सर्टेन एक्ट और सर्टेन एक्ट्स। अब यहाँ पे क्या जाता है, क्या कहा गया है, यहाँ पे कहा गया है कि लीगल राइट उस कैपेसिटी को कहते हैं, उस पावर का नाम है जो एक पर्सन को कहता है कि तुमने ये काम करना है, और एक पर्सन को रोकता है कि ये काम नहीं करना, ठीक है। मतलब क्या एग्जांपल है कि एक पर्सन है, ठीक है, उसका एक लीगल राइट है कि उसने एजुकेशन हासिल करनी है, तो किसी बंदे को नहीं ये कहा जा सकता कि तुम इसके रास्ते में आओ और इसके एजुकेशन में रुकावट बनो, ठीक है, क्योंकि उसका एक लीगल राइट है। अब कोई बंदा मतलब फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी मतलब लीगल राइट है कि रास्ता जो है वो सबके लिए सेम है, सब यूज कर सकते हैं। आगे क्या होता है कि दूसरा बंदा आके उस बंदे का रास्ता जो है ब्लॉक कर देता है। ऐसा करने की यहाँ पे वो कह रहा है किसी को इजाज़त नहीं दी गई है। उसके बाद आगे इसमें बताया गया है कि जो है जी वो कुछ एक्ट्स होते हैं, मतलब उसको कहा जाता है कि सर्टेन एक्ट्स परफॉर्म करो, और कुछ को कहा जाता है ना करो। अब आगे चलते हैं। आगे इसमें जो पेज नंबर 3 है उस पर लिखा हुआ है वाइडर सेंस में इसका मतलब क्या है। तो इस वाइडर सेंस में यही इसका मतलब निकल रहा है कि ये कंक्लूडेड, मतलब ये वाइडर सेंस में यही है कि इसमें सारे ही राइट, लीगल राइट्स जितने भी हैं, ड्यूटीज़ जितनी भी हैं, वो सारी शामिल है। अब हम इनकी क्लासिफिकेशन देखते हैं, जो हमारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ राइट अकॉर्डिंग टू देयर ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पे मतलब वो कह रहा है कि ऑब्जेक्ट के लिहाज से क्या मकसद है लीगल राइट्स का, उस लिहाज से जो लॉ के तकसीम की गई है राइट्स की, उनके बारे में बताएं। राइट्स ओवर मटेरियल थिंग, दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ देयर नंबर एंड वैरायटी। यहाँ पे कह रहा है कि ये वो राइट्स हैं जो मटेरियल चीज़ों पे, मटेरियल चीज़ें कौन सी होती हैं, ऐसी चीज़ें जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम छू सकते हैं, जैसे हमारी बुक हो गई, हमारा सेल फोन हो गया, हमारा जो है जी पेन हो गया। तो ये ऐसी चीज़ें होती हैं जिनको हम छू सकते हैं। और नॉन मटेरियल कौन सी होती हैं, जैसे हमारी फीलिंग्स हो गई, थॉट हो गई, ठीक है। तो यहाँ पे उसने आगे एग्जाम्पल में लिखा है कि वन राइट टू ओन हिज कार हाउस। मतलब क्या हुआ, मटेरियल राइट कि जो मटेरियल चीज़ों पे राइट हुआ, जैसे हमारी कार पे हो गया, हमारे घर पे हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ कि जी हमारी चेयर है कोई, वो उस पर हमारा राइट हो गया। तो ये सारे हमारे जो राइट्स हैं उनको हम क्या कहते हैं, राइट ओवर मटेरियल थिंग। सिंपल सी बात लिखी हुई है। उसके बाद है राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ वंस ओन पर्सन, मतलब राइट टू लाइफ, हेल्थ एंड पर्सनल लाइबिलिटी। अब ये नॉन मटेरियल में फॉल कर दें, मतलब ऐसे राइट जो बंदे के पर्सनल राइट होते हैं। पर्सनल राइट में कौन कौन से राइट्स होते हैं, एक बंदे के जो है जिंदगी का राइट, उसकी प्रोटेक्शन का राइट, उसकी सेहत के राइट, उसकी एजुकेशन का राइट, उसके बच्चों के राइट, उसकी फैमिली का राइट। तो ये सारे राइट एक पर्सनल राइट में आते हैं, कोई मुश्किल नहीं है इसमें। आगे चलते हैं। आगे जो इसमें लिखा हुआ है वो है राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशन। एवरी पर्सन हैज एन इंटरेस्ट एंड इन द सोसाइटी अफेक्शन एंड सिक्योरिटी ऑफ हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। मतलब अब जो उसके रिलेशन बन जाते हैं फैमिली के साथ, मतलब एक उस बंदे ने सोसाइटी में रहना है, तो सोसाइटी के अंदर रहते हुए उसके अपनी फैमिली मेम्बर्स होते हैं, कुछ रिलेटिव्स भी होते हैं, तो उसके साथ उसके लव एंड अफेक्शन का जो रिश्ता कायम हो जाता है वो उसके लिए रियल रिश्ते हो जाते हैं, बहुत कीमती रिश्ते होते हैं। तो
तो जो वो राइट होते हैं मतलब एक बंदे के, कि उसकी फैमिली की हिफाजत की जाए, उसके बच्चों की हिफाजत की जाए, उसकी बीवी की हिफाजत की जाए, तो ऐसे राइट को हम कहते हैं राइट ओवर जो है जी राइट इन रिस्पेक्ट ऑफ डोमेस्टिक रिलेशंस। उसके बाद राइट ओवर इमटेरियल प्रॉपर्टी, ये क्या होता है? एग्जाम्पल आर पेटेंट राइट्स, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क्स। मतलब एक बंदे का जो ऐसे चीज़ें जो उस मतलब उसके तजारत के रिलेटेड कोई उसका कारोबार है, ठीक है, उन चीज़ों के ऊपर उस बंदे का जो राइट है उसको हम इमटेरियल प्रॉपर्टी में कंसिडर करते हैं। जैसे एक बंदा तजारत करता है, ठीक है, उसको आज़ादना तजारत करने की इजाज़त दी जा सकती है। जैसे एक बंदा क्या कर रहा है कि उसने कोई मतलब फिल्म वगैरह बनाई है, तो वो मतलब अभी उसको शाया करना चाह रहा है, तो अगर कोई बंदा उसको कॉपी कर ले, ये भी गलत है। या किसी ने बुक पब्लिश करनी है, तो वो पब्लिश होने से पहले ही जो है क्या किया जाए कि उसकी बुक को कॉपी पेस्ट करके कोई और कॉपी कर ले, तो ये भी एक इलीगल थिंग है। राइट टू सर्विसेज क्या होता है? सर्विसेज के लिहाज से, खिदमात के लिहाज से, ठीक है। द राइट आर क्रिएटेड बिटवीन टू पर्सन सच एज मास्टर एंड सर्वेंट, एडवोकेट एंड क्लाइंट, डॉक्टर एंड पेशेंट। अब यहाँ पे आप वकील बनने जा रहे हो, तो वकीलों वाली यहाँ पे एग्जांपल देती हूँ कि अब जो वकील है उसका काम क्या होता है कि अपने साइल के साथ मुखलस रहे। साइल आया उसके पास, तो अगर वकील ही मतलब उसके साथ अच्छी तरह से पेश नहीं आता, अपने साइल का जो है वो सारा ही माल मतलब उसको ये कोशिश होती है कि मैं इसको लूट लूँ, तो ये भी गलत है। उसको ये चाहिए, उसका ये मतलब उसके क्लाइंट का राइट वकील पे बनता है कि उसने उसको फीस दी है, उसको जो लॉ की टर्मिनोलॉजीज हैं उसके बारे में बताए, उसको तसल्ली दे, उसके काम जो है वो अच्छी तरह से करे और जस्टिस के असूलों को सामने रखते हुए काम करे। ये होता है राइट टू सर्विसेज, मतलब अपनी सर्विसेज अच्छी प्रोवाइड करना। अब जैसे मैं एज ए टीचर हूँ, अगर मैं आप लोगों को अच्छी तरह से नहीं पढ़ाती, ठीक है, आप लोग फी भरते हो और मैं आपको अच्छी तरह से नहीं पढ़ाती, तो ये मैंने क्या किया, एक मेरा इलीगल एक्ट हुआ। तो मेरा राइट बनता है ना, आपका राइट बनता है कि मैं आपको अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करूं, जो मुझे पता है जितना मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करूं। राइट टू रेपुटेशन, रेपुटेशन के लिहाज से मतलब ये एक पर्सनल राइट में फॉल करता है। ये जिस तरह से हमने पर्सनल राइट पढ़ा था ना लाइफ लाइबिलिटी के रिलेटेड, उसी तरह से ये रेपुटेशन का भी जो राइट है वो भी जो है वो किस में पाया जाता है? पर्सनल राइट में। इसमें क्या होता है, ये जो हमारे ताज़ीरात पाकिस्तान है उसकी दफ़ा जो है 506 वो इसके रिलेटेड डील करती है कि एक बंदा क्या कर रहा है कि अगर वो किसी बंदे के ऊपर गलत इल्ज़ाम लगा रहा है, मतलब उस पर इल्ज़ाम लगा देता है कि ये तो ज़नाकार है या मर्डर है, तो उस हालांकि वो बंदा ऐसा बिल्कुल नहीं है, वो तो मुअज़्ज़ज़ शहरी है, तो लोगों के जहन में कंसेप्ट बैठ जाता है उस बंदे को लेके कि वाकई ये बंदा जो है वो बूढ़ा है, इसने मतलब इस तरह का कोई इलीगल एक्ट किया है। तो ये भी एक गलत एक्ट होता है, किसी की रेपुटेशन को मुतासर करना। तो यहाँ पे ये बताया गया कि राइट टू रेपुटेशन यानी कि हर एक बंदे का बुनियादी हक है कि वो दूसरे बंदे की इज्जत करे, उसकी सालमियत को बरकरार रखे। जैसे अगर आप जो स्टूडेंट है मेरे, ठीक है, मैं आप लोगों के साथ बिहेव करती हूँ, गुस्से में पेश आती हूँ, तो आप लोग जो है फिर क्या करोगे कि आगे से वैसे ही बोलोगे, वैसे ही करोगे कि मैम तो हमारे साथ अच्छे से पेश ही नहीं आ रही। तो ये होता है राइट टू रेपुटेशन के दूसरे की जो इज्जत है उसको जो है प्रोटेक्ट रखना। मूड ऑफ इन्फोर्सिंग द लीगल राइट। अब कौन कौन से तरीके हैं जिसके तहत कोई लीगल राइट को इन्फोर्स करवाया जा सकता है? कैसे करवाया जा सकता है? बाय मेकिंग अ कॉन्ट्रैक्ट, मतलब दो लोग हैं, ठीक है, उन्होंने आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया, जैसे वकील और उसका क्लाइंट है, ठीक है, वो क्या करता है, क्लाइंट ज़बानी कलामी होता है ना, ये कौन सा लिखा लगाया होता है वकीलों का। तो क्या होता है, क्लाइंट पैसे दे गया वकील को कि वकील साहब मेरा तो जो केस है वो मैनू जिता दो किसी ना किसी तरह, ठीक है, मैं सच्चा हाँ तो मैनू जिता दो। तो वकील का अब क्या काम बना कि अब उनके दरमियान में एक बात हो गई, तय हो गई, वकील ने कहा ठीक है भाई मैं इंसाफ के असूलों के मुताबिक आपका केस जो है वो जीतूंगा। तो ये हो गया एक कॉन्ट्रैक्ट उनके दरमियान में, ठीक है। या अगर आप इस तरह से भी ले लो कि दो लैंडलॉर्ड है, ठीक है, एक ने उसको कहा कि मेरी ज़मीन है मैं तुम्हें जो है जी वो 10 लाख रुपए में दे रहा हूँ, ठीक है। अब वो क्या करता है कि ठीक है मुआहदा हो जाता है, पैसे ले लेता है, फिर भी उसके बावजूद उसकी ज़मीन नहीं दे रहा, तो उसने क्या किया, उसके राइट को इन्फ्रिंज कर रहा है। अब उसने पैसे लिए तो उसका हक बनता था कि वो प्रॉपर्टी उसको वापस दे दे। तो ये होता है एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट। बाय मेकिंग गिफ्ट, गिफ्ट होता है हिबा करना, मतलब किसी को क्या करो कि आप कुछ मतलब वैसे ही प्यार से, लव एंड अफेक्शन के रिश्ते में, जैसे बाप क्या होता है कि वो अपने बच्चों से बच्चों में मतलब एक बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार होने की वजह से अपनी जो प्रॉपर्टी है उस बच्चे के नाम कर देता है। तो ये भी एक तरह का राइट है कि फिर उसका उसके ऊपर राइट बन जाता है कि ये मेरे फादर ने मुझे डिवोट कर दी है। आगे है बाय मेकिंग ट्रस्ट प्रॉपर्टी, मतलब ट्रस्ट प्रॉपर्टी क्या होती है कि किसी को मतलब अपनी प्रॉपर्टी ट्रस्ट के तौर पे दे देना